गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हैं आप सब। हम लोगों ने इससे पहले का जो पार्ट था काकी, जिसमें तद्भव, तत्सम, देशज और आगत शब्द थे, हमने वो अपना पूरा कर लिया था। आज हम अगला पाठ अभ्यास सागर में पाठ 18 बाल लीला और कुंडलियाँ कर रहे हैं। यद्यपि ये पाठ आपके ज्ञान सागर के सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये जो है वो अभ्यास सागर में हमें करना है। ठीक है, तो ये है, इसमें सबसे ऊपर अनुप्रास अलंकार। आपके लिए अलंकार एक नया जो है वो चैप्टर है बच्चों। आप लोगों ने इससे पहले अलंकार नहीं पढ़े हैं। कक्षा 7 के बच्चों के लिए अलंकार बिल्कुल नया विषय है, लेकिन आगे आने वाली कक्षाओं में कक्षा 8 कक्षा 9 में आपको अलंकार पढ़ने हैं। तो एक तरीके से ये जो आपका पाठ है ये अलंकारों से आपका परिचय है, क्योंकि इसमें केवल एक अलंकार आपको समझाया जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार क्या होते हैं। पहली बात आपको जो ध्यान रखना है कि अलंकारों का प्रयोग हमेशा कविता में होता है। ठीक है, गद्य में अलंकारों का प्रयोग नहीं किया जाता। और कविता में, काव्य में अलंकारों का प्रयोग हम क्यों करते हैं? कविता को, काव्य को सुंदर बनाने के लिए, जिससे हमारी जो कविता है वो और ज़्यादा सुंदर हो। ठीक है, तो यानी अलंकार क्या है? अलंकार वे साधन हैं जो कविता की सुंदरता को बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यद्यपि इसकी परिभाषा हम कठिन शब्दों में भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि आपके लिए नया विषय है, पहली बार आप इसको करेंगे, तो ये बिल्कुल सरल भाषा में मैंने आपको समझाया है कि अलंकार क्या हैं। अलंकार वे साधन हैं जो कविता की सुंदरता को बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बच्चों, अलंकार के दो भेद होते हैं, अर्थालंकार और शब्दालंकार। पहले शब्दालंकार आता है, फिर अर्थालंकार आता है। शब्दालंकार में सबसे पहला जो अलंकार है वो अनुप्रास अलंकार है। लेकिन शब्दालंकार 3 होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। लेकिन आपका जो पाठ्यक्रम है कक्षा 7 का, उसमें अर्थालंकार नहीं है और शब्द अलंकार में भी केवल अनुप्रास अलंकार आपके पाठ्यक्रम में है। तो हमें सबसे पहले समझना है कि अनुप्रास अलंकार हम किसे कहते हैं। अभी आपको मैंने बताया कि अलंकार का प्रयोग कहाँ होता है? कविता की पंक्तियों में। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार जो है वो कैसे हम पता करते हैं कि अनुप्रास अलंकार है? अभी कुछ पंक्तियां मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ और आप बहुत ध्यान से उन्हें सुनेंगे। क मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। अब आपको क्या करना है? जब मैं पढ़ रही हूँ तो आप मेरे साथ साथ पढ़िए और इसमें उन अक्षरों को, वर्णों को, अक्षर मीन्स वर्ण, शब्द नहीं कह रही हूँ बच्चों, मैं वर्ण कह रही हूँ, अक्षर कह रही हूँ। जो वर्ण एक से अधिक बार आया है उसको आप पेंसिल से अंडरलाइन करते रहिए। जैसे क में मैया मोही में म वर्ण जो है वो 2 बार आया है, एक मैया में एक मोही में। तो म के नीचे, दोनों के नीचे आप अंडरलाइन कर लीजिए दोनों शब्दों को और इसके सामने लिख लीजिए म। फिर आपको आगे सरलता होगी, कैसे होगी वो मैं आपको बताऊंगी। ख तू मोही को मारन सीखी दाऊ ही कभू न खींचे। इसमें भी मोही और मारन, म वर्ण इस काव्य पंक्ति में 2 बार आया है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? यहाँ भी हम मोही और मारन को, दोनों को रेखांकित करके और पंक्ति के अंत में लिख लेंगे पेंसिल से म। फिर मोहन को मुख रिस समेत लखी जसुमती मन मही रीछे। अब इसमें भी देखिए मोहन, मुख, मन, मही 4 बार म आया है। ठीक है, फिर कहा कहूँ। अब इसमें कहा कहूँ में क वर्ण 2 बार आ गया। कहा कहूँ इह रिसके मारे खेलन को नहीं जात, इसमें क वर्ण 2 बार आया है। फिर खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे, इसमें कौन सा वर्ण है जो 2 बार आया है? र, राग और रंग में। फिर बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो इसमें क्या है? इसमें विना और विचारे में ब या व वर्ण और पाछे पछताए, इसमें हम इसको व को छोड़ देते हैं। पाछे पछताए प वर्ण 2 बार आया है। तो इसके कारण क्या है? यहाँ पर एक वर्ण 2 बार आ रहा है, तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे? प। इनको हम रेखांकित कर लेंगे।
अब आपको इससे अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, जो मैंने अभी आपको कराया वही आपको प्रश्न संख्या 1 में करना है। अभी जो पंक्तियाँ आपने पढ़ी, उन पंक्तियों में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रारंभ एक ही वर्ण से होता है। ऐसे शब्दों को छांटकर लिखिए और यह भी लिखिए कि कौन सा वर्ण बार बार आया है। अब जैसे मैया मोही में क्या है, म वर्ण बार बार आया है। उसके बाद मोही मारण में म वर्ण बार बार आया है। फिर मोहन मुख में और मनमही में म वर्ण बार बार आया है। कहा कहो में क वर्ण बार बार आया है। राग रंग में र वर्ण बार बार आया है और पाछे पछताए में प वर्ण बार बार आया। अब आप देखो कि काव्य पंक्ति में एक वर्ण, शब्द नहीं, वर्ण एक से अधिक बार आया है। तो जब कविता की किसी पंक्ति में एक वर्ण एक से अधिक बार आता है, यानी उसकी एक से अधिक बार आवृत्ति होती है। आवृत्ति होने का मतलब बार बार आना। कोई वर्ण एक से अधिक बार आता है तो उसको हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब बॉक्स में भी दिया है, जब कोई एक वर्ण अनेक शब्दों के शुरू में आए अथवा एक वर्ण एक से अधिक बार आए तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि यदि कविता की किसी पंक्ति में कोई भी एक वर्ण एक से अधिक बार आता है तो वहाँ पर उसको हम क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, काम बिगारे आपनो जग में होत हंसाए। अब होत हंसाए में ह वर्ण आ रहा है। ख में जग में होत हंसाए चित्त में चैन न पाए। अब इसमें चित्त और चैन में च वर्ण, होत हंसाए तो ऊपर आ गया, दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो चित्त चैन में च वर्ण। कह गिरधर कविराए दुख कुछ टरत न टारे। इसमें टरत और टारे में ट वर्ण। फिर घ सूर श्याम मोहित गोधन कीसो हो माता तू पूत। सूर श्याम में स वर्ण। मोसो कहत मोल को लीनो तू जसुमती कब जायो। तो मोसो मोल म वर्ण और जसुमती जायो में ज वर्ण। तो इन पंक्तियों में सब में आपको ऐसे ही लिखना है जैसे आपका उदाहरण में लिखा है। इसी तरह से आप अपने इसमें लिखेंगे कि किस पंक्ति में कौन सा वर्ण एक से अधिक बार आया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दी गई काव्य पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग कहाँ और क्यों हुआ है, लिखिए। मुदित महीपति मंदिर आए। मुदित महीपति मंदिर, तीनों में म वर्ण की आवृत्ति हुई है, इस कारण अनुप्रास अलंकार है। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर और पात में प वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कालिंदी कूल कदम्ब में क वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। झरते हैं झाग भरे निर्झर। झरते और झाग में झ वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। कितनी करुणा कितने संदेश। कितनी करुणा कितने में क वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। फिर चारु चंद्र की चंचल किरणें। चारु चंद्र चंचल में च वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि जब कविता की किसी पंक्ति में कोई एक वर्ण से बनने वाले शब्द बार बार आते हैं, यानी एक ही वर्ण से 2 या 3 शब्द बने हुए होते हैं, तो हम उसको वहाँ पे क्या होता है, अनुप्रास अलंकार। बिल्कुल सरल सी बात है कि एक वर्ण यानी एक अक्षर यदि एक से ज़्यादा बार आता है तो अनुप्रास अलंकार होता है। किसी किसी उदाहरण में होता है कि जो एक ही वर्ण से बने हुए शब्द हैं वो थोड़ा सा दूर हो सकते हैं, यानी उनके बीच में कोई दूसरे वर्ण से बना हुआ शब्द भी आ सकता है। ज़्यादातर काव्य पंक्तियों में जब अनुप्रास अलंकार का प्रयोग होता है तो वहाँ पर एक ही वर्ण से बने हुए शब्द एक साथ आते हैं। जैसे कितनी, करुणा, कितने, तो क से आ रहा है। कालिंदी, कूल, कदम एक साथ आ रहा है, इस तरीके से। इसके बाद है आओ दोहराएं, यानी अभी हमने इससे पहले पाठ में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी किया था। अब इसमें हमें इसके तद्भव रूप लिखने हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे? तद्भव
कंटक कांटा, कर्पूर कपूर, पूर्ण पूरा, तृतीय तीसरा और बाल्य बाल। बॉक्स में से देख के लिखेंगे। इसके बाद ये पुनरावृत्ति कार्य है, आपका रिवीजन है, तो इसमें संयुक्त क्रिया आ गई। मैंने आपको बताया था क्रिया किसे कहते हैं, वे शब्द जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चलता है। और संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, जहाँ पर दो क्रियाएं एक साथ प्रयोग होती हैं, और ऐसा मुख्य रूप से भूतकाल के वाक्यों में होता है। तो वहाँ पर वो दो क्रियाएं संयुक्त होने के कारण उन्हें संयुक्त क्रिया कहा जाता है। संयुक्त मतलब जुड़ी हुई। जैसे बच्चा झूला झूल रहा था, तो झूल रहा था, इसमें दो क्रियाएं हैं, एक झूल एक रहा था। झूलना अलग है, रहना अलग है। लेकिन जब दोनों क्रियाएं एक साथ आती हैं तो उसका अर्थ क्या है कि जो मुख्य क्रिया है हम उसी का अर्थ मानते हैं। तो झूल रहा था ये संयुक्त क्रिया है। वह सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता, चढ़ जाता संयुक्त क्रिया है, क्योंकि चढ़ना अलग क्रिया है, जाना अलग क्रिया है, लेकिन दोनों क्रियाओं का प्रयोग एक साथ हो रहा है तो संयुक्त क्रिया है। मेरे कॉलेज से लौटने पर कमरा खोला गया, खोला गया। जया खिड़की से बाहर देखती रहती थी, देखती रहती थी। पूरा देखना और रहना दोनों अलग अलग क्रियाएं हैं, लेकिन चूंकि एक साथ प्रयोग में आई हैं तो ये संयुक्त क्रिया हो गई। गिल्लू ने अपने पंजे से हाथ पकड़ लिया, पकड़ लिया क्या है, संयुक्त क्रिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका वाक्यांशों के लिए एक शब्द। यहाँ भी आपको बॉक्स दिया हुआ है बच्चों, तो आप लोग बहुत ध्यान से स्पेलिंग्स को जो है वो देख कर लिखेंगे। जो गुप्त बातों का पता लगाए, गुप्तचर। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। जो देखने योग्य हो, दर्शनीय। जो कम खाता हो, अल्पाहारी। जिसे क्षमा न किया जा सके, अक्षम्य। जो अपनी ओर खींचे, आकर्षक। इसके बाद आपका अंतिम प्रश्न है इस पाठ का। इसमें आपको क्या करना है, बॉक्स में आपको शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों की सहायता से आपको एक कविता बनानी है। जैसे उदाहरण भी दे रखा है, सबसे अलग है दोस्तों बचपन का जमाना, खेलना वो कूदना और बारिश में नहाना। इस तरीके से ये तो एक आपको उदाहरण दे दिया है ना। इसी तरह से आप भी इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हुए जो बॉक्स में दिए हुए हैं, ठीक है, आप एक कविता बनाएंगे और वो कविता लिखकर आप उसकी पिक खींचकर मुझे भेजेंगे। तो और अगर किसी बच्चे को अलंकार समझने में कोई भी समस्या लगे, आपको लगे कि नहीं समझ आया, तो प्लीज़ मुझे फ़ोन करके आप ज़रूर मुझसे पूछ लेना कि मैम हमें अनुप्रास अलंकार समझ नहीं आया है, आप एक बार दोबारा बता दीजिए। हालांकि पूछने से पहले प्लीज़ आप एक बार मेरी जो ये वीडियो होगी इसको एक बार देख लेना, ध्यान से सुन लेना। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो पूछ लेना, ठीक है बच्चों। और ये कार्य बहुत ध्यान से करना है आप लोगों को। तो पूरा कार्य करने के बाद मुझे पिक खींच के भेजेंगे, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ लेंगे। और इसके साथ साथ जो है वो आपको अपना कार्य पूरा रखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो ये सोच लेते हैं कि अभी हमारे पास तो आ गया है काम, जब हमारा मन करेगा तब हम कर लेंगे। और उसमें क्या होता है, आपका काम पूरा नहीं होता, इकट्ठा होता रहता है, और फिर एग्ज़ाम्स में आप लोगों को दिक्कत आती है। तो बहुत ध्यान से अपना काम करेंगे। थैंक यू बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो।